नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग गए होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस समय हम पीवाईक्यू सीरीज को कर रहे हैं। इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज में 3600 प्रश्नों की श्रृंखला है और इस समय हम यूनिट 3 जो कि काव्य शास्त्र है, यूजीसी नेट हिंदी में संकलित यूनिट 3 के अंदर काव्य शास्त्र है, उसके अंतर्गत जितने भी 2006 से लेकर के 2024 के पीवाईक्यू हैं, हम उस पीवाईक्यू को कर रहे हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं पीवाईक्यू की तरफ। इससे पहले मैं अगर बता दूं तो यूनिट 1 भाषा विज्ञान, यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, यूनिट 7 हिंदी कहानी, यूनिट 9 निबंध। इन सभी यूनिट के ऊपर कंटेंट पढ़ चुका है और इस समय यूनिट 3 हम काव्य शास्त्र को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अब तक अभी नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और वॉच करिए। इसके पहले हम 150 प्रश्न को कर चुके हैं। आज हम प्रश्नों को करेंगे, देखते हैं कितने प्रश्न हम कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि देखिए, यूजीसी नेट हिंदी जुलाई 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था और मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूँ एविडेंस के साथ लेके आता हूँ कि वो प्रश्न किस साल किस शिफ्ट में, और यहाँ तक कि पहला शिफ्ट या दूसरा शिफ्ट, वो सब कुछ मैं नीचे कॉर्नर में लिख करके लेके आता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने, आप देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ उनका रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो देखिए, चर्च एंड स्टेट, उसके बाद लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, आर्स पोएटिका। दूसरी तरफ मैथ्यू आर्नल्ड, हॉरेस कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, आई रिचर्ड। 4 आपके सामने ऑप्शन है, कोड के थ्रू आप देख सकते हैं। इसका उत्तर बी है, ये दूसरा नंबर इसका उत्तर है। और इसके ऑप्शन के साथ रचना और रचनाकार को अगर हम सुमेलित करें तो उसका मैं बता देता हूँ ऑप्शन। इसमें पहला चर्च एंड स्टेट जो है वो है कॉलरिज का, और बी यानी लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू आर्नल्ड का है, और सी द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स है आई रिचर्ड का, और डी आर्स पोएटिका है होरेस का। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ये ऐसे प्रश्न है जो कई बार रिपीटेड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 152 नंबर असर्शन और रीजन का यह प्रश्न है। कहा जा रहा है असर्शन में कि मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क में कहा जा रहा है इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए और आर दोनों गलत, बी में है ए सही आर सही, सी में है ए और आर, ए गलत है लेकिन आर सही है, डी में है ए सही आर गलत। इसके बाद जो भी असर्शन रीजन के प्रश्न होंगे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपको दिख भी रहा है तो आप अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते रहिए। तो इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों गलत है। इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है सीधे तौर पे आप देख लीजिए कि मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। ऐसा नहीं है। क्या मिथक का संबंध केवल धर्म और इतिहास से ही होता है? बिल्कुल नहीं है, और वो भी सीधे संबंध की बात करी जा रही है। इसलिए मिथक का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। ऐसा नहीं है। मिथक का प्रयोग कई बार हम किसी चीज़ के रचनात्मक ढंग से जानने के लिए भी हम करते हैं। किसी कहानी के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी कई बार मिथकों का प्रयोग किया गया है हमारे इतिहासों में, हमारे पौराणिक कथाओं में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न 153 है। ऐसे भी ये भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। असर्शन में कहा जा रहा है धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। प्रतीक से संबंधित यह प्रश्न है। तर्क में कहा जा रहा है इसीलिए रचनात्मक स्तर पर
साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए। और मैं बता दूं, अपने सामने एक कॉपी लेके रखिए, उसमें से देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। सारे उत्तर आप लिखते जाइए और लास्ट में देख करके स्वयं का मूल्यांकन करिए। इसका देखिए, ये भी दोनों गलत है, क्योंकि प्रतीक के बारे में जैसा कि कहा जा रहा है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म और विज्ञान में जो प्रतीक होता है वो निश्चित होता है। आप जानिए, क्योंकि जब हम प्रयोजन मूलक पढ़ते हैं या फिर वैज्ञानिक शब्दावली पढ़ते हैं, तो उसमें एक शब्द, एक निश्चित शब्द निश्चित अर्थ की तरफ इंगित करता है, लेकिन ऐसा साहित्य में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। तो जब असर्शन और रीजन में देख सकते हैं कितना अंतर है, और ये बिल्कुल तौर पे जो रीजन दिया जा रहा है वो गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 154 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि असर्शन में कि काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। तर्क कहा जा रहा है क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो मैं कह रहा हूँ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। एग्ज़ाम आने वाला है, कमेंट बॉक्स का प्रयोग करके आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, ये सीरीज आपको कितनी लाभदायक हो रही है इस समय। इसका देखिए, ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे, मैं बताता हूँ। काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो ऐसा नहीं है, जीवन की यथार्थ से भी। ये जो यथार्थ और नहीं शब्द आ गया ना, यही इसके लिए काल हो गया। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिए। हाँ, कुछ लोग इस पूरे सीरीज से, खासकर यूनिट 3 के सीरीज से ऊब रहे होंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और मैं बहुत ही कम प्रश्न लेकर के, संख्या में, नंबर्स में कम प्रश्नों को लेकर के प्रत्येक वीडियो में आता हूँ। ज़्यादा नहीं, 20-25 क्वेश्चन, 40 मैक्सिमम 35-40 क्वेश्चन तक लेके आया हूँ अब तक। तो आप ऊबिए मत, आराम से। अगर 40 भी क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ, उसे आप 17 से 18-20 मिनट में देख सकते हैं। तो सोते समय अपने सामने एक नोटबुक रखिए, वहाँ उस टाइम देख लीजिए। सुबह उठने के बाद तुरंत देख लीजिए। तो इस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है। इससे आपका ये होगा ना कि धीरे धीरे एक यूनिट तैयार होगी और इसका लाभ आपको सीधे एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को आराम से देखते हो, तो निसंदेह आने वाले समय में और एक लंबे समय तक के लिए आपको उससे फ़ायदा होने वाला होता है। तो खैर, अभी लोगों को सब कुछ इंस्टेंट में चाहिए होता है, त्वरित चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं मैं कर सकता। आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप रुक सकते हैं, देख सकते हैं, अन्यथा स्विच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ भी रहिए, पढ़िए। 155 नंबर क्वेश्चन है, चिर जुओ जोरी जुरे क्यों न सनी है गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। वीर होगा यहाँ पर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? यमक, प्रतीप, श्लेष या ब्याज स्तुति। यहाँ पर आप ब्याज स्तुति और प्रतीप के बारे में बहुत कम लोग सुने होंगे। यमक और श्लेष के बारे में लोग सुने होंगे, और उन्हीं दो में से एक ऑप्शन है श्लेष। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कभी भी एग्ज़ाम में कि जिस ऑप्शन के बारे में हम जानते नहीं हैं निश्चित तौर पर वही उत्तर होगा। ऐसा नहीं होता है, और अक्सर लोग ऐसा गलत करके आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर के अलग अलग अर्थ हैं। अब क्या है आप, और श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है आप बता सकते हैं। और शब्दालंकार, अर्थालंकार, अलंकार के 2 भेद होते हैं। तो श्लेष अलंकार अर्थालंकार में आता है कि शब्दालंकार में आता है?
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद श्लेष अलंकार में शब्द की प्रधानता होती है या अर्थ की होती है। तो देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार होते हैं जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अनुप्रास, एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसकी अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष होता है। तो यहाँ पर हलधर एक ही बार आया है लेकिन हलधर के अनेकों अर्थ निकलते हैं, तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 156। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? कहा जा रहा है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लुकाच, ऑप्शन बी कॉलरिज, ऑप्शन सी आई रिचर्ड, ऑप्शन डी टी.एस. इलियट। तो कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन है टी.एस. इलियट का। मैं किसी भी प्रश्न को 3-4 बार इसलिए भी रिपीट करता हूं कि याद हो जाए, आपको सुनते सुनते याद हो जाए। तो टी.एस. इलियट ने कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, ऐसा वो कहते हैं कविता के बारे में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न 157। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। यह प्रश्न 4-5 बार आ चुका और मैं कई बार जल्दी में इसका वर्ड्सवर्थ बता देता हूं, लेकिन उसके बाद कॉलरिज बताता हूं, लेकिन धीरे से निकलता है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के जो लेखक हैं वो हैं कॉलरिज। सीधे उत्तर को हम देख सकते हैं। जो प्रश्न कई बार रिपीटेड है उस प्रश्न पर ज़्यादा नहीं रुकूंगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, पेरियुप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया है? अरस्तु, लोंजाइनस, टी.एस. इलियट। तो इसमें देखिए लोंजाइनस, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन था, यहाँ पर कुछ ऑप्शन और आप नोट कर लीजिएगा। मैं ही कर देता हूँ, प्लेटो। ठीक है, तो यहाँ पर लोंजाइनस ने पेरियुप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 159। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? ऑप्शन ए कॉलरिज, ऑप्शन बी क्रोचे, ऑप्शन सी लेविस, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। तो कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, ये कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है इनकी, सबको ही याद होगा। प्रतिभा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए काव्य हेतु, ऑप्शन बी काव्य प्रयोजन, ऑप्शन सी काव्य स्वरूप और ऑप्शन डी काव्य लक्षण। तो प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता दूं। एक होता है प्रतिभा, दूसरा होता है व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। ठीक है, तो काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। उसके बाद प्रश्न संख्या 161, ये भी अससन ओरिजिन का प्रश्न है। पहले में रसौ वै सह, इसलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। तो बिल्कुल दोनों सही है, बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं। यह रसौ वै सह, इसलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, भरतमुनि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 162, अससन ओरिजिन का यह प्रश्न है। आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तर्क में कहा जा रहा है इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। यह भी अससन ओरिजिन का प्रश्न है, आप इसके ऑप्शन को देखिए और उत्तर दीजिए। इस प्रश्न में देखिए दोनों सही हैं कि आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। ठीक है, इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। सही बात है। जो मिथक है वो आदिम से ही चला आ रहा है और वो उसकी अपनी समय समय पे अलग अपनी विशेषता रही, अपनी अलग उसकी उपयोगिता रही, उसके पीछे अलग कई तरह के दृष्टिकोण भी काम किए। प्रश्न 163 को हम देखते हैं, स्थापना और
तर्क का यह प्रश्न है। आप क्या सोच रहे होंगे स्थापना तर्क के बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें हैं, तो मैं बताऊं यूनिट 3 यानी काव्यशास्त्र और यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, यहाँ से लगभग 70% प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्थापना और तर्क से ही प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर स्थापना में कह रहा है कि रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। तो इसमें दोनों ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व तो है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है, ऐसा नहीं है। उसके रीजन में कह रहा है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि केवल इसलिए कि पद्य और गद्य का अंतर हुआ, केवल इसलिए ऐसा। ये दोनों आप देख सकते हैं तर्क किस तरह से बिल्कुल बिना तथ्य का है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 164। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है भरत मुनि, धनंजय, सागर नंदी, रामचंद्र, गुणचंद। दूसरी तरफ है साहित्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, दशरूपक और नाटक लक्षण रत्नकोश। कुछ आपके लिए नया होगा, कुछ इतना पुराना है कि उसे देखते ही आप पहले उसी की तरफ जाओगे। सबसे पहले भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र, धनंजय का है दशरूपक। तो A3 आप केवल एक ऑप्शन से आप इसकी तरफ जा सकते हैं, और B4। C यानी सागर नंदी 5वां, नाटक लक्षण रत्नकोश, और D रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, तो विश्वनाथ जी यहाँ नहीं, यहाँ लिख सकते हैं हम विश्वनाथ और उनका अगले पहले पे लगा सकते हैं। तो देखिए नाट्य शास्त्र भरत मुनि, दशरूपक धनंजय, नाटक लक्षण रत्नकोश सागर नंदी, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। अगला प्रश्न 165। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? ऑप्शन ए कल्चर एंड अनार्की, ऑप्शन बी लिटरेचर एंड ड्रामा, ऑप्शन सी एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, डी द कॉकटेल पार्टी। तो इसमें से द कॉकटेल पार्टी जो रचना है वो रिचर्ड की नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो रिचर्ड की नहीं, मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है, सॉरी। बाकी कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा और एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये तीनों रचनाएं मैथ्यू आर्नल्ड की हैं। द कॉकटेल पार्टी T.S. इलियट का नाटक है, आप इसे नोट कर लीजिए। द कॉकटेल पार्टी T.S. इलियट का नाटक है। अगला प्रश्न 166। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है, ठीक है। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, T.S. इलियट। तो बिल्कुल यही सही है। प्लेटो अरस्तु, प्लेटो के बाद अरस्तु ही आते हैं। प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लोंजाइनस, जॉन ड्राइटन, मैथ्यू आर्नल्ड, और उसके बाद ऐसे क्रम चलता चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यही सही है, देख लिए, अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, T.S. इलियट। 167 है में प्रश्न पूछा जा रहा है, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है। यह प्रश्न 2017 जनवरी 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया है। एक मैं पढ़ देता हूँ, भारती, आर्भटी, कौशिक, सात्वती। तो इसमें देखिए भारती, सात्वती, कौशिकी, आर्भटी, यही इनका क्रम है। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह प्रश्न नया है बिल्कुल अब तक, और इस प्रश्न पर जा करके आप कुछ ना कुछ कंटेंट देख लीजिएगा इन लोगों के बारे में, ठीक है। नाट्य वृत्तियों का सही क्रम, तो उनकी नाट्य वृत्ति, वो कुछ नाट्य वृत्ति के बारे में बताते हैं। हालांकि उसके बाद ये ऐसे प्रश्न पूछे नहीं रहे हैं, लेकिन पूछे जाने की संभावना बन सकती है, क्योंकि अब बहुत सारे घुमावदार प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो मैं जब इस पर थोड़ा सा कंटेंट में सोच रहा हूँ, ऐसे कुछ प्रश्नों को इकट्ठा करूँ सारे यूनिटों से, जो थोड़ा सा
डेप्थ में पूछा गया पुराने से लेके अब तक, उस पर मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव नॉलेज भी दे दूं, 1-2 स्लाइड ला करके प्रत्येक क्वेश्चन पे। तो आप बताइएगा कि ऐसा करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना जल्दी करना चाहिए, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है इस समय। 168 समय के अभाव के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो बोला है वो जहाँ तक हो पाए मैं कोशिश करूँगा कि पूरी कोशिश कि वो मैं कर पाऊँ। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सूची 1 सूची 2 है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, तत्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ये सारे बहुत ही सरल हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, भामह, A4, यहीं से इसके ऑप्शन को सही कर लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ, तत्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट, शब्दार्थौ सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, कवि व्यापार शालिनी कुंतक। ठीक है, क्वापी मम्मट। स्थापना और तर्क का यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 169। अभी देखिए 19 प्रश्न हम कर चुके हैं। इस 19 प्रश्न को आप मात्र 10 मिनट में देख सकते हैं। अब तक पूरी 20 मिनट की वीडियो पहुंची है, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा आज जितनी अधिक प्रश्न करा पाऊँ, क्योंकि मैं सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ, सारे प्रश्न को मैं संकलित कर लिया हूँ। क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत लंबे टाइम तक बोला नहीं जाता है और लगातार बोलने पे, और लाइव जब चलता है तो लोग देखते ही रहते हैं। आप लोग कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है और क्लास चल रही है, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें देखिए स्थापना और तर्क में ऑप्शन सेशन में कह रहा है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। तर्क कह रहा है क्योंकि उनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य है। इसमें देखिए एक गलत है, आर सही है, क्योंकि बिंब अतीन्द्रिय नहीं होते, क्योंकि बिंब अतीन्द्रिय होने के बजाय इंद्रिय होते हैं, जिसे देखा जा सकता है। ठीक है, इंद्रिय का मतलब अपनी किसी न किसी इंद्रिय से उसे महसूस किया जाए, अतीन्द्रिय थोड़ी होते हैं वो। तो ठीक है, काव्य योग की साधना के आशय हैं। ऑप्शन ए वैयक्तिक सुख दुख, बी प्रकृति प्रेम, सी लोक मंगल, डी रसात्मक अनुभूति। तो काव्य योग की साधना से आशय है लोक मंगल से। ठीक है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत और उद्धव शतक। इसमें जो है भ्रमरदूत, ये जगन्नाथ रत्नाकर की रचना नहीं है, भ्रमरदूत। उसके अलावा हिंडोला, गंगा वतरण, उद्धव शतक, ये तीनों रचनाएं जो इसमें हैं वो जगन्नाथ की हैं। बाकी भ्रमरदूत तथा प्रेमकली द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न का है। ठीक है, भ्रमरदूत और प्रेमकली, ये दो रचनाएं जो हैं वो द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न का है। अगला प्रश्न 172, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट, वामन, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा वामन की प्रसिद्ध उक्ति है, तो ऑप्शन बी की तरफ जा सकते हैं आप। दुख, इसे इस स्लाइड्स के जितने भी पॉइंट हैं आप जरूर नोट कर लीजिए। यहाँ से तद्दोषौ शब्दार्थौ गुण सगुण वलंकृति पुनः क्वापि, इसे छोड़ करके काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण वामन का है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। विश्वनाथ की जो एक उक्ति है सुख दुखात्म कोरसः, विश्वनाथ की उक्ति है सुख दुखात्म कोरसः। उसके बाद आनंदवर्धन की जो उक्ति है इसे देखिए, सहृदय हृदया आह्लादि शब्दार्थ मयत्वेमेव काव्य लक्षणम। काव्य लक्षण के संबंध में आप इसे ध्यान रखिए कि बहुत बड़ा शब्द है कि सहृदय हृदयाह्लादिश शब्दार्थ मयत्वेमेव,
काव्य लक्षणम। अब इससे देखिए क्या है ना कि पानी अगर नहीं पी रहे हैं आप समय से बोलते समय, तो इतने बड़े शब्दों का उच्चारण आप एक साथ नहीं कर सकते मुंह सूखने के बाद। अगर खैर हम आगे प्रश्न को देखते हैं। 173 नंबर ये प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति, सहोक्ति, विनोक्ति, व्यतिरेक। तो वहाँ पर होता है समासोक्ति अलंकार। ये चारों किस अलंकार के प्रकार हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए अलंकार से भी कैसे डीप प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता कि ये 10 प्रश्न मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो इस तरीके के प्रश्न की श्रेणी में जाते हैं, जो बहुत ही हार्ड होते हैं। हार्ड इन सेंस काफ़ी वो डेप्थ में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। 174 निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी आनंद वर्धन। तो इसमें भामा आपको पता है कि ये अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने रस के महत्व को कम कर दिया अलंकार के बारे में बता के, या अलंकार के बारे में जो आप अभी नेट JRF पर एक बार रिसर्च करोगे तो कुछ रिसर्च करोगे, ऐसे इन्होंने अलंकार के ऊपर रिसर्च ऐसा कर दिया कि रस की महत्ता को ही घटा दिया। प्रश्न संख्या 175, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शभंग श्लेष वक्रोक्ति, ऑप्शन बी अभंग श्लेष वक्रोक्ति, ऑप्शन सी काक वक्रोक्ति, ऑप्शन डी प्रहेलिका। तो जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काक वक्रोक्ति कहते हैं। 176 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? ऑप्शन ए काव्य अलंकार, ऑप्शन बी काव्यदर्श, ऑप्शन सी धन्यालोक, ऑप्शन डी साहित्य दर्पण। ये चारों ऐसे ऑप्शन हैं जिन चारों ऑप्शन के रचनाकार कौन हैं आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए भामा होंगे। इस प्रश्न के जो काव्य अलंकार ही भामा का ग्रंथ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काव्यदर्श। आपको मैं बता दूं दंडी, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन और साहित्य दर्पण विश्वनाथ, ठीक है। देखिए काव्य अलंकार। अगला प्रश्न 177 स्थापना और दर्ग का प्रश्न है, काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। रीजन में कहा जा रहा है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है, तो बिल्कुल सही है दोनों। और काव्य को आपको पता ही है रस को ब्रह्मानंद सहोदर, और रस और काव्य दोनों एक दूसरे से दोनों का बहुत ही तादाद में संबंध है। अगला प्रश्न 178 देखते हैं, सेशन ओरिजिन का प्रश्न है, रस ज्ञान द्वारा गाह्य होता है। तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। इसका देखते हैं हम, दोनों गलत है। क्योंकि रस ज्ञान द्वारा गाह्य होता है, तो ऐसा नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है। छोटा बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो रस वो भी आनंद की प्राप्ति करता है। आप उसके सामने कोई कृत्य करिए तो वो हंसता है, उसकी भी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, उन अपनी ज्ञानेंद्रियों से आनंद प्राप्त करता है। उसके बाद तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद कहा जा रहा है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है, तो होती तो है लेकिन रस के संदर्भ में, हम ज्ञान के संदर्भ में ऐसा नहीं कह सकते, तो इसलिए दोनों गलत है। अगला प्रश्न 179 है, आशासन और रीजन का यह प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। इसमें ए सही आर गलत है, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों
संबद्ध होते हैं, असंबद्ध नहीं होते। 180 नंबर प्रश्न है, स्थापना और तर्क का यह प्रश्न है। मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यांकन सांस्कृतिक उपहार है। तर्क कह रहा है क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। तो इसमें देखिए दोनों सही है। तो अब आज हम इतना ही करेंगे। अभी देखिए हम 30 प्रश्नों को कर लिए और 30 मिनट में 30 प्रश्न कर लिए। आप इनको 14 मिनट में कर सकते हैं। आज मैं देखिए प्रश्न सारे लेकर के आया हूँ। यहाँ साइड में देखिए, इसमें आपको मैं दिखाऊं तो आज देखिए लगभग 200 स्लाइड थे मेरे पास, जिसमें से हम अभी पहुँचे हैं 60 नंबर के स्लाइड पर पहुँचे हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी 2-3 वीडियो में इसे करेंगे। और इसके बाद भी प्रश्न है 200 स्लाइड के बाद भी। अभी इसमें जो प्रश्न है आप देखिए 2021 तक ही हैं। तो एक एक प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, तो उसकी उपयोगिता तभी होगी, सिद्ध होगी, जब तक आप उसे देखोगे नहीं तब तक उसकी उपयोगिता नहीं है। तो आप इसे देखिए और इसे देखने के बाद इससे कुछ लाभ लीजिए। इसी से इस पढ़ाने की उपयोगिता होगी, पढ़ाने का जो सकारात्मक प्रयास है वो पूरा होगा। और सिलेक्शन लीजिए, और सिलेक्शन लेने में किसी दूसरे का बिल्कुल भी हाथ नहीं होता, आप पूरा सहयोग आपका होता है, पूरी कोशिश पूरी मेहनत आपकी होती है। दूसरा कोई बस थोड़ा सा उसमें आपका साथ दे देता है, सहयोग नहीं करता, साथ देता है। तो मेरा छोटा सा यह प्रयास है, और इससे अगर थोड़ा सा भी आपको लाभ होगा तो निसंदेह मैं मानूंगा कि हाँ, मेरा प्रयास सफल हुआ। मैं बार बार कहता हूँ, पेपर सेकंड के साथ पेपर फर्स्ट की भी तैयारी करते रहिए, और मैं मुझसे जितना होगा मैं करवाऊँगा। और यहाँ से देखिए, अन्य भी चैनलों को देखते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसी के भरोसे रहिए। और अच्छे कंटेंट जहाँ मिले वहाँ आपको रहना चाहिए। तो धन्यवाद, आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप अगर अच्छा लगे तो।